Hello everyone, welcome to our YouTube channel Legal Chronicles। तो कंटिन्यू करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की लेक्चर सीरीज। पिछले लेक्चर में हमने समझा कि एग्रीमेंट कैसे फॉर्म होता है, जिसमें हमने प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस और कंसिडरेशन की डेफिनेशन को समझा था। आज हम प्रपोजल और एक्सेप्टेंस को डिटेल में समझने वाले हैं, साथ ही हम काइंड्स ऑफ प्रपोजल्स को भी समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रपोजल की डेफिनेशन सेक्शन 2A ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी गई है। तो प्रपोजल का सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट होता है विलिंगनेस ऑफ अ पर्सन। देयर मस्ट बी अ पर्सन हैविंग अ विलिंगनेस। एक व्यक्ति होना चाहिए जिसकी एक मंशा होना चाहिए। दूसरा, सच विलिंगनेस मस्ट बी टू डू और abstain फ्रॉम डूइंग समथिंग। मतलब कोई कार्य को करने या कोई कार्य से प्रवृत्त रहने की मंशा होनी चाहिए। Such a willingness must be signified to another person। ये willingness उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को signify कर दी जानी चाहिए। The significance must be made with the view to obtain the assent of that other person। ये जो मंशा उसने व्यक्त की है वो इस आशय से की जानी चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति इस पे अपनी सहमति दे देगा। एक वैलिड प्रपोजल के लिए ज़रूरी है कि प्रपोजल को कम्युनिकेट किया जाए। It means, in order to accept a proposal, it is necessary that the proposal must come to the knowledge of the acceptor। इस पे एक जजमेंट है लालमन शुक्ल वर्सेस गौरी दत्त, जिसमें ये कहा गया था कि प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए ज़रूरी है कि उस प्रपोजल का नॉलेज हो। प्रपोजल और एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन की बात चैप्टर 1 में की गई है, कंप्राइजिंग सेक्शन 3 to 9, जिसको हम आगे समझेंगे। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटिंग टू प्रपोजल इज प्रपोजल मस्ट नॉट थर्स्ट विद द बर्डन ऑफ एक्सेप्टेंस। मतलब प्रपोजल में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए जिसके कंप्लाई न करने का रिजल्ट एक्सेप्टेंस हो। तो जब ये सारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स पूरे हो जाएंगे तो सेक्शन 2 के हिसाब से यह एक प्रपोजल होगा। तो अब हम समझते हैं काइंड्स ऑफ प्रपोजल। तो पहला है पर्टिकुलर प्रपोजल या पर्टिकुलर ऑफर, जिसमें एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को प्रपोजल करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए बी को ये ऑफर करता है, ये प्रस्तावना करता है कि आप मेरी किताब 50 रुपये में खरीद लो, तो ये एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑफर है, क्योंकि इसमें ए ने बी के समक्ष प्रपोजल रखा और बी के ऊपर लायबिलिटी है कि चाहे तो उसको एक्सेप्ट करे या उसे रिजेक्ट करे। प्रपोजल का दूसरा प्रकार है जनरल प्रपोजल या जनरल ऑफर, जिसमें एक पर्सन एक लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक को एक ऑफर करता है, जिसमें से जो भी व्यक्ति चाहे उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकता है। इसके एग्जाम्पल के लिए एक लीडिंग केस लॉ है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी, जिसमें कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी ने एक इन्फ्लुएंजा की टैबलेट को लॉन्च किया और साथ ही में उन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति इस इन्फ्लुएंजा की टैबलेट को प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से यूज़ करेगा तो उसे इन्फ्लुएंजा बीमारी नहीं होगी, और अगर उसे इन्फ्लुएंजा की बीमारी हो जाती है तो हम उसे 10 यूरोस का कॉम्पनसेशन देंगे। और अपनी इस मंशा के लिए एज अ सिक्योरिटी उन्होंने बैंक में 100 यूरोस जमा भी कर दिए। जब इसे एक व्यक्ति ने एक्सेप्ट कर लिया और उस इन्फ्लुएंजा की टैबलेट को प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से यूज़ किया और फिर भी उसे इन्फ्लुएंजा की बीमारी हो गई, तब उसने सूट फाइल किया जिसमें उसने अपने 10 यूरोस को क्लेम किया। कंपनी का ये कहना था कि अगर आपने एक्सेप्ट करा तो आपको हमें आके कम्युनिकेट करना चाहिए था, इन्फॉर्म करना चाहिए था। बट ऑन द अदर हैंड कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि एक जनरल ऑफर था। जनरल ऑफर में ज़रूरी नहीं होता कि आकर बताया जाए कि हमने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। उसमें जो कंडीशंस ऑफर में प्रोवाइडेड होती हैं उनका फुलफिलमेंट ही अपने आप में एक्सेप्टेंस होता है। तीसरा है क्रॉस ऑफर। अगर कोई दो व्यक्ति एक ही बात को करने के लिए सिमिलर टर्म्स में एक दूसरे को एक ही टाइम पर अगर ऑफर करते हैं तो वो कहलाते हैं क्रॉस ऑफर। जैसे कि यदि ए बी को ऑफर करता है कि आप मेरी किताब 50 रुपये में खरीद लीजिए, ऑन द सेम टाइम बी ए को
प्रपोजल देता है कि मैं आपकी किताब 50 रुपए में खरीदना चाहता हूँ, तो ये हो जाएगा क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर का इफेक्ट है कि देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूडेड, क्योंकि दोनों पार्टीज ने अभी सिर्फ ऑफर किया है। अब कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि दोनों में से कोई भी पार्टी किसी दूसरे का ऑफर एक्सेप्ट करे, या तो बी ए का दिया हुआ ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, या तो ए बी के दिए हुए ऑफर को एक्सेप्ट कर ले। बिना एक्सेप्टेंस के क्रॉस ऑफर के केस में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड नहीं होगा। चौथा काइंड है काउंटर ऑफर, जिसमें एक व्यक्ति एक ऑफर करता है और दूसरा व्यक्ति उसे एक्सेप्ट करने की वजह उसमें कुछ चेंजेस करके रिवर्ट करता है। तो ये जो चेंजेस करके आपने एक्सेप्टेंस करी है या जो चेंजेस करके आपने रिवर्ट किया है, ये आपका एक्सेप्टेंस नहीं बल्कि काउंटर ऑफर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए बी को ये प्रपोजल देता है कि आप मेरी प्रॉपर्टी 10,000 रुपीज़ में खरीद लीजिए, ऑन दी अदर हैंड बी ये रिप्लाई करता है कि मैं इस प्रॉपर्टी को 9,000 रुपीज़ में खरीदना चाहता हूँ, तो जो बी का ऑफर है या जो बी का रिप्लाई है वो एक काउंटर ऑफर है, ना कि एक्सेप्टेंस। काउंटर ऑफर के केस में अगेन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड नहीं होता, बट इसका एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ये है कि जो प्रायर ऑफर होता है वो काउंटर ऑफर से डिसॉल्व हो जाता है। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में ए ने कहा आप हमारी प्रॉपर्टी 10,000 रुपीज़ में खरीद लीजिए, जिसके रिप्लाई में बी ने एक काउंटर ऑफर किया। अब अगर ए ये बात को डिनाई कर देते हैं कि नहीं, मैं 9,000 रुपये में हमारी प्रॉपर्टी नहीं बेचूंगा, तो बी के पास ये ओपन नहीं है कि वो ए का ऑफर एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि बी के काउंटर ऑफर ने ए के ऑफर को डिसॉल्व कर दिया है। अगला ऑफर है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ऑफर या फिर स्टैंडर्ड प्रपोजल। स्टैंडर्ड प्रपोजल्स वो प्रपोजल होते हैं जहां पर कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो पार्टीज बैठ कर डिसाइड नहीं करती, वो पहले से ही रिटन एंड प्रिंटेड फॉर्म में होती हैं, जिसको एक पार्टी प्रेजेंट करती है, प्रपोजल देती है और दूसरी पार्टी रीड कर कर एक्सेप्ट करती है। यहाँ पर नेगोशिएशन का कोई स्कोप नहीं होता। दूसरी पार्टी के पास ऑप्शन है या तो वो दिए गए प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले या फिर उसे ना एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट करके चले जाए। ऐसे फॉर्म्स ऑफ प्रपोजल को हम स्टैंडर्ड प्रपोजल कहते हैं। ये जनरली कंपनीज या इंश्योरेंस पॉलिसीज में देखा जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सुनी होगी या पढ़ी होगी, जिसको कहा जाता है इन्विटेशन टू ऑफर। ये एक ऑफर नहीं होता, बट ऑफर करने से एक प्रायर स्टेज होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इन्विटेशन टू ऑफर की बात नहीं की गई है। इन्विटेशन टू ऑफर एक पहला स्टेज है जहां पर एक पर्सन अपनी विलिंगनेस को एक्सप्रेस करता है और इस विलिंगनेस से वो ऑफर को इनवाइट करता है। जैसे कि अगर कोई सेलर ने अपने गुड्स को डिस्प्ले करके रखा है विद द प्राइस टैग ऑन इट, इसका मतलब ये है कि वह सेलर इनवाइट कर रहा है कस्टमर को कि आइए और मेरे गुड्स को खरीदने के लिए मुझे ऑफर दीजिए। तो ये जो सेलर का एक्ट है जिसमें उसने अपने गुड्स को डिस्प्ले करके रखा है, ये ऑफर नहीं बट इट इज़ मियरली एन इन्विटेशन टू ऑफर। अब अगर कोई व्यक्ति आकर उसे एक्सेप्ट कर लेता है तो ये एक्सेप्टेंस नहीं होगा, ये माना जाएगा कि कस्टमर ने आकर ऑफर किया। नाउ इट इज़ अप टू द शॉपकीपर कि वह चाहे तो अपने गुड्स को बेचें या चाहे तो उस गुड्स को बेचने से इनकार कर सकते हैं। इन्विटेशन टू ऑफर के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि ऑक्शन। ऑक्शन सेल में गुड्स को डिस्प्ले कर दिया जाता है, उसके बाद बिडर्स अपनी बोली लगाते हैं या बिडिंग करते हैं। तो जो गुड्स का डिस्प्ले है या जो ऑक्शन है वो एक इन्विटेशन टू ऑफर है, और जो बिडर्स अपनी बोली लगाते हैं वो एक ऑफर होता है। सिमिलरली प्राइस कोटेशन, जब हम किसी गुड्स को परचेज करने के लिए एक कोटेशन रिसीव करते हैं तो वो जो कोटेशन हमें शोरूम प्रोवाइड करता है वो एक इन्विटेशन टू ऑफर होता है। प्राइस कोटेशन का एक लीडिंग जजमेंट मैकफर्सन वर्सेस अपर्णा, जिसमें प्लेंटिफ एक लेटर लिखता है और डिफेंडेंट से ये कहता है कि मैं आपका लॉज 6,000 रुपीज़ में खरीदना चाहता हूँ। रिप्लाई ना आने पर प्लेंटिफ एक और लेटर लिखता है जिसमें वह ये लिखता है कि अगर आप एक हायर प्राइस पे बेचना चाहते हैं तो प्लीज़ अपनी प्राइस कोट कर दीजिए।
इसके रिप्लाई में डिफेंडेंट एक प्राइस कोट करता है और कहता है कि मैं 10,000 रुपए से कम में तो नहीं बेचूंगा। इस पर प्लेंटिफ फिर से एक लेटर लिखता है और कहता है कि 10,000 रुपए में मैं ये ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ। इन दिस केस ये माना गया था कि जो डिफेंडेंट का लेटर था जिसमें उसने एक लोवेस्ट प्राइस को कोट किया था वो ऑफर नहीं, merely इन्विटेशन टू ऑफर था, जिसके रिप्लाई में प्लेंटिफ का जो एक्सेप्टेंस लेटर था वो एक ऑफर माना गया था। तो ये थे एसेंशियल्स ऑफ अ प्रपोजल, काइंड्स ऑफ प्रपोजल एंड इन्विटेशन टू ऑफर। अब हम बात करते हैं एक्सेप्टेंस के बारे में। जब भी कोई प्रपोजल किया जाता है तो उसे अग्रीमेंट बनाने के लिए एक्सेप्टेंस जरूरी होती है। सेक्शन 2B एक्सेप्टेंस को डिफाइन करता है। अब एक वैलिड एक्सेप्टेंस के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, कब माना जाएगा कि एक्सेप्टेंस वैलिड है, तो उसके लिए हम एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एक्सेप्टेंस देख लेते हैं। तो एक्सेप्टेंस के लिए जरूरी है देयर मस्ट बी अ सिग्निफिकेंस ऑफ असेंट, एक सहमति की सिग्निफिकेंस होनी चाहिए। इट मस्ट बी इन रिलेशन टू द प्रपोजल मेड टू हिम बाय अनदर पर्सन। ये जो असेंट आपने दी है वो आपने उस प्रपोजल के रिलेशन में दी है जो आपको किया गया था। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। इससे रिलेटेड प्रोविजंस सेक्शन 3 और 4 में दिए गए हैं जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। सेक्शन 7 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बात करता है जब भी एक्सेप्टेंस की जाएगी तो वो एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस होगी। साथ ही साथ एक्सेप्टेंस यूजुअल या रीजनेबल मैनर में एक्सेप्ट की जाएगी। अगर प्रपोजल में कोई मैनर प्रोवाइडेड है तो एक्सेप्टेंस उसी मैनर में की जानी चाहिए, और अगर प्रपोजल में कोई मैनर प्रोवाइडेड नहीं है तो एक्सेप्टेंस यूजुअल या रीजनेबल मैनर में की जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रपोजल लेटर के द्वारा, पोस्ट के द्वारा किया गया है तो एक्सेप्टेंस पोस्ट के द्वारा की जा सकती है, या फिर एक्सेप्टर खुद जाकर प्रपोजर को अपनी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कर सकता है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड व्हाइल द ऑफर स्टिल सबसिस्टिंग। एक्सेप्टेंस को उस ड्यूरेशन में किया जाना चाहिए जब तक ऑफर वैलिड है। अगर ऑफर में कोई टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड नहीं है तो एक्सेप्टेंस एक रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर किया जाना चाहिए। अगर ऑफर में कोई टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है तो एक्सेप्टेंस उस प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट के अंदर अंदर किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि एक्सेप्टेंस कौन करेगा। हु मे एक्सेप्ट। अगर ये एक स्पेसिफिक ऑफर है या पर्टिकुलर ऑफर है तो एक्सेप्टेंस वह व्यक्ति करेगा जिसे ऑफर किया गया है। यदि ए बी को कोई ऑफर करता है तो एक्सेप्टेंस बी के द्वारा ही की जानी चाहिए। पर अगर ये एक जनरल ऑफर है, जैसे कि हमने आगे देखा था, उस केस में हर वो व्यक्ति एक्सेप्टेंस कर सकता है जिसे इस ऑफर का नॉलेज है और उसने वो टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल किया जो ऑफर में दी गई थी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8, एक्सेप्टेंस मे बी मेड बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसीडरेशन। मतलब अगर प्रपोजल में कोई कंडीशन लिखी गई है जिसको परफॉर्म करने से कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो जाएगा और एक्सेप्टर वो कंडीशन को परफॉर्म कर देता है तो ये माना जाएगा कि उसने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। इन द सेम मैनर, अगर प्रपोजल के साथ साथ कंसीडरेशन को सेंड किया गया है और एक्सेप्टर कंसीडरेशन को एक्सेप्ट कर लेता है तो यह माना जाएगा कि उसने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लीगल क्रॉनिकल को। कमेंट करके बताएं ये वीडियो कैसा है। अपने सुझाव को जरूर कमेंट करें ताकि हम हमारे नए वीडियोस में इम्प्लीमेंट कर सकें। धन्यवाद।